उसको किसी भी आयरन चीज को जब खाली जंग लग जाता है उसको बोलते हैं रस्टिंग। ओके, तो आज आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इससे पहले आप लोगों ने कभी सुना है? नो मैम। देखो, बहुत सारे चेंजेस, केमिकल चेंजेस आते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ कुछ फिजिकल चेंजेस भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसी है जैसे क्रिस्टलाइजेशन। तो एक चीज जो हम देखेंगे, एक एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है जैसे शुगर एंड सॉल्ट को हम कैसे निकालते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से। ठीक है, या सॉल्ट सोल्यूशन होता है, वो शुगर सोल्यूशन होता है, फिर हम उनको इवेपोरेशन करते हैं तो वहां से हमें शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। पढ़ा है 6th में? यस मैम। तो यही प्रोसेस हमें यहाँ पर पढ़ना है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन या होमोजेनस सॉल्यूशन हम बनाते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। तो वहां से जो सॉलिड क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं उसको हम उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन बनाने के लिए क्या हम करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से जो क्रिस्टल्स निकल आते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, या तो वो क्यूबिक शेप के होंगे, टेट्रागोनल शेप के होंगे, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर शेप के भी क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, हमें क्रिस्टलाइजेशन करनी है, हम क्या करेंगे, हम एक सोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? जब हम एक सोल्यूशन लेंगे उसको हम सुपर सैचुरेट करेंगे। सुपर सैचुरेट क्या होता है, समझ आ रहा है मेरा? यस मैम। मैंने कहा क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं एक सोल्यूशन से, और वो क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, टेट्रागोनल हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, ट्रायंगुलर हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए एक सोल्यूशन जो है, ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड होना चाहिए। सुपर सैचुरेटेड का मतलब उसमें जो लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड जो है, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, जो वहां पर सॉल्वेंट हम कहते हैं जिसको जिसमें हमने मिक्स किया है कोई चीज, और जो चीज हम मिक्स करते हैं उसको हम सोल्यूट कहते हैं। हमें उसमें उतना पहले ऑर्डिनरी सोल्यूट डिसॉल्व करना है, इस हद तक कि ऐसा टाइम आए कि बाद में जो सोल्यूट है वो ज्यादा डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, यानी वो डिसॉल्व ही ना उसके बाद हो जाए, इतना हमें डालना है उसमें। यानी वो स्टेट सुपर सैचुरेटेड जो है वो स्टेट होती है जिसमें कि लिक्विड जो है, अब उसमें क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड में वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिक्विड जो है या सॉल्वेंट जिसको हम कहेंगे वो ज्यादा डिसॉल्व्ड सोल्यूट उसमें प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी, जिसको हम फिर वापस टेम्परेचर से रिटेन कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी वाटर, वाटर जो यहाँ पर मेरे पास है दैट इज अ सॉल्वेंट, क्योंकि मुझे उसमें ऐड करना है कुछ, वो मुझे डिसॉल्व करना है। ठीक है, और जो मैं उसमें डिसॉल्व करूंगी, से फॉर एग्जांपल शुगर या सोल्ट जो है वो वहां पर सोल्यूट है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट में मैंने सोल्यूट डिसॉल्व किया, और मुझे उसको इस तरीके से ऐसी लेवल रखनी है ताकि मैं फिर से उसको वापस अपने फॉर्म में लाऊं। जैसे कि मैंने वाटर लिया, उसमें मैंने शुगर ऐड किया, ठीक है, मुझे उसमें उतना शुगर ऐड करना है ताकि जब मैं उसको टेम्परेचर चेंज कर सकूं, टेम्परेचर को चेंज करने के बाद मैं उसको वापस से शुगर में कन्वर्ट कर सकूं। समझ आ रहा है? यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? तो उसी को मैं सुपर सैचुरेटेड कहती हूँ, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि बहुत इजी है। देखो, हम एक बर्तन लेंगे, बॉइलिंग वाटर उसमें होगा, ठीक है, और उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, कंटिन्यूअसली ऐड करेंगे, वो स्टाइर करेंगे। ठीक है, यानी हमें वो उसको स्टाइर करते रहना है ताकि एक वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन बन जाए, जैसे हम यूजुअली करते हैं। समझ आ रहा है? पानी लिया, उसको बॉइल किया, और
सॉल्ट डालते गए, ऐड करते गए, उस टाइम करते रहे, ताकि हम एक वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन बनाए। हमें उसमें कंटिन्यू करना है सॉल्ट डालना तब तक के लिए जब तक कि उसके बाद उसमें वो सॉल्ट डिसॉल्व हो ही ना पाए। ठीक है, यानी उस हद तक हमें, उस टाइम तक हमें सॉल्ट ऐड करते जाना है कि एक टाइम आएगा कि उसमें जो फिर हमने ऐड किया होगा सॉल्ट, वो फिर उस सोल्यूशन में डिसॉल्व ही नहीं होगा। उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब हमने कंटिन्यू ऐड किया सॉल्ट डाला तब तक कि जब तक इसमें वो सॉल्ट फिर डिसॉल्व ही ना हो पाए उस सोल्यूशन में, उसके बाद हमें एक और चम्मच ऐड करना है सॉल्ट का। तो इसकी मदद से क्या होगा, इससे इस जो हमने ये लास्ट पे जो सॉल्ट ऐड किया, इसकी मदद से और जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होगा ही नहीं। ये हमें फर्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है उसकी तरफ ले जाएगा। और उस फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं न्यूक्लिएशन और प्राइमरी न्यूक्लिएशन। समझ आ रहा है? ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन और प्राइमरी न्यूक्लिएशन। तो ये पहला स्टेप आता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप कहोगे न्यूक्लिएशन, या जिसको हम प्राइमरी न्यूक्लिएशन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, जब हमने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्ट डालते गए, एक टाइम ऐसा आएगा उसमें सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी उसमें सॉल्ट फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। तो फिर जब वो स्टेज आई, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, उसके बाद हम एक और टीस्पून इसमें सॉल्ट का ऐड करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये सॉल्ट जो है ये हमें मदद देगा, फर्दर डिसॉल्व इसमें नहीं करने में मदद देगा। तो इस प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप, इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप को हम न्यूक्लिएशन या प्राइमरी न्यूक्लिएशन कहते हैं। तो अब जो सॉल्ट नीचे इस बर्तन में जमा हुआ होगा, जो नीचे बॉटम में है, वो क्या बनाएगा, वहीं पर एक्चुअल प्रोसेस हो जाएगा। ये साइट बनाएंगे वहां पर न्यूक्लिएशन के लिए। ठीक है, यानी एक जगह बनाएंगे वही न्यूक्लिएशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद जब हम इस सोल्यूशन को बॉईल करते रहेंगे ताकि जब वो सारा वाटर कंटेंट है वो बॉईल हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे फिर जब वो वाटर जो है वो बॉईल हो जाएगा, वो सारा पानी खत्म हो जाएगा, वहां पर हमें दिखाई देगा कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स बने हैं। क्या बने हैं? सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमें नजर आएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। यहां तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। हम बनाएंगे जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का। हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें हम डालेंगे पानी। ठीक है, ग्लास बीकर होता है ना जो लैब में यूजुअली होता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे पानी। तो उसके बाद हम डालेंगे उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, परसों भी मैंने समझाया। डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट हम किसको कहते हैं, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मलिहा आप बताओ, मलिहा। यस मैम। डाइल्यूट किसको हम कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जब हमने बीकर लिया उसके बाद हमने वाटर ऐड किया, वाटर को हमने कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, लेकिन वो जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका मतलब क्या है डाइल्यूट का? हाँ, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें जो है पानी की कॉन्सेंट्रेशन, पानी जो है वो कम मिकदार में होगा, और एसिड जो है, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड की अगर हम बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, उसमें पानी की मिकदार कम होती है और एसिड का मिकदार ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। लेकिन जब डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट में इसका ऑपोजिट होता है, वाटर की मिकदार ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है, और जो एसिड होता है वो कम होता है। तो यानी ये जो है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है ये भी एसिड है, ऐसा नहीं है कि एसिड नहीं है, हाँ, लेकिन उतना तेज नहीं है, उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। यहाँ तक समझ आया?
तो जब हमने बीकर लिया, उसमें पानी ऐड किया और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने डाले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के, ठीक है, बॉइल होने से पहले। तो अब हमने बॉइल कर दिया इस वाटर को, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे, हम कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट लाएंगे जो लैब्स में होता है हमारे पास, तो हम उसको लाएंगे और उसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे इस बॉइलिंग वाटर में और उसको स्टाइर करते रहेंगे, ठीक है। स्टायरन की मदद से हम इसको स्टायरिंग करते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। हमें तब तक इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करना है, ये पाउडर कॉपर सल्फेट ऐड करना है तब तक के लिए जब तक ये अब इसमें फर्दर डिसॉल्व हो ही ना। इट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर ऑफ इट कैन बी डिसॉल्व, यानी इसमें कोई गुंजाइश ही ना रहे अब इसको डिसॉल्व, फर्दर डिसॉल्व करने की। उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और उसको थोड़ी देर कूल डाउन करेंगे, ठीक है। हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, एक जगह रखेंगे और ये कूल डाउन हो जाएगा। जब ये कूल डाउन हो जाएगा, हम क्या देखेंगे, इसमें क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हमारे पास विजिबल होंगे क्लियरली, ठीक है। तो हमें किसके क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। समझ आया? Yes, ma'am. यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये ऑलमोस्ट ब्लू कलर के होते हैं। तो ये तो हो गया जो हम लैब्स में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये लैब्स में इस तरीके के क्रिस्टल्स बन सकते हैं। अब अगर हमें घर पे दिखाना होगा, ठीक है, घर पे हम कैसे बनाएंगे ये क्रिस्टल्स, तो जो मैंने बोला नमक या शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, ये देखो ऐसे क्रिस्टल्स बनेंगे हम, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर हमें घर पे बनाना होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से सॉल्ट लेंगे, उसमें पानी में उसको ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, फिर कुछ टाइम तक उसको बॉईल करेंगे और ऐड करते रहेंगे सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन तब तक जब तक कि वो फर्दर डिसॉल्व हो ही ना, उसमें गुंजाइश ही ना रहे अब डिसॉल्व होने की कोई। उसके बाद एक और चम्मच हम डालेंगे ताकि वो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो सारा पानी उसमें ड्रेन आउट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा सारा, यानी सिर्फ वहां पर सिर्फ सॉल्ट ही है। तो जब सॉल्ट वहां पर रहा, तो हम देखेंगे कि हमें वहां पर शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिले। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हम इसको थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, आप लोग ये ट्राई करेंगे घर पे, ये क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और रफ नोटबुक पे करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को ये चेक करूंगी आप लोगों ने क्या लिखा है, टेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करेंगे। यहाँ तक समझ आया? Yes, तो ma'am. भी अपने बुक्स निकालिए आप लोग, टेक्स्ट क्वेश्चंस निकालिए। क्या है पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ पर कुछ चेंजेस दी गई है, आपको बताना है, ये प्रोसेसेस दिए गए हैं कुछ, आपको बताना है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, ठीक है। तो पहला जो है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? हाँ Ma'am, chemical change. जी, फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल चेंज है। उसके बाद दूसरा है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जो हम अभी पढ़ रहे थे, जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इज दैट अ फिजिकल और केमिकल चेंज? वो एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल, Chemical change. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जब मेल्ट होता है, दैट इज अ बीटिंग एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम फॉइल, यानी एल्युमिनियम से जब हम एल्युमिनियम निकालते हैं, वो एल्युमिनियम है क्योंकि एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ही रहेगा ना। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज? वेरी गुड, दैट इज अ केमिकल चेंज। Chemical change. अब इसके बाद आता है ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, क्या है पहला, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. ट्रू और फॉल्स? हाँ,
इसी तरह से दूसरा है, दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स? False. तो वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, इज दैट ट्रू और फॉल्स? True. मैम ट्रू। क्योंकि हमने वो कल ही पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, जो मैम कंडेंसेशन, पहले आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। sorry, iron and rust are the same substances. False. Condensation of steam is not a chemical change. True. True. Okay, इसके बाद है fill in the blanks. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे लाइम वाटर Calcium carbonate. तो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। carbonate. हाँ, ठीक है। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Two methods by which rusting of iron can be prevented are dash and dash. Painting or greasing. Okay, उसके बाद क्या है, changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes. Physical. तो Physical हाँ, change. इनमें सिर्फ physical properties होती हैं। Changes in which new substances are formed are called dash changes. केमिकल चेंज। हाँ, Chemical. तो जब हम उसके बाद है क्वेश्चन 4, when a baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. जब हम बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं लेमन जूस के साथ, आप देखो या आप घर पे भी कर सकते हो, वहां पर आपको बबल्स जैसे दिखाई देंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस आता है वहां पर। तो ये किस तरीके की चेंज है, केमिकल चेंज। ठीक है, इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब हमने लेमन जूस उसमें ऐड किया बेकिंग सोडा, ठीक है, तो वो वहां पर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिट्रिक एसिड देता है, ठीक है। तो दैट इज अ केमिकल चेंज। समझ आ रहा है? When a candle burns both ये कौन बातें कर रहा है? When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. तो जब एक कैंडल को हम जलाते हैं उसमें फिजिकल चेंजेस भी आती है, केमिकल चेंजेस भी आती है, ठीक है। आपको इसी तरीके से और एक एग्जांपल देनी है, एक और प्रोसेस बताना है जिसमें केमिकल चेंज भी आती है और फिजिकल चेंज भी आती है। पहले अगर हम देखेंगे कैंडल की बात करेंगे, उसमें फिजिकल चेंज भी आती है और केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज क्या आती है, उसमें मेल्ट हो जाता है वैक्स। हाँ, केमिकल चेंज में क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेपर वैक्स। हाँ, तो वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, हीट भी देता है और लाइट भी देता है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल दीजिए आप किसी की जिसमें दोनों केमिकल भी आती है फिजिकल चेंज भी आती है। तो इसी तरीके से हम एलपीजी की एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें फिजिकल चेंज आती है कब, जब एलपीजी सिलेंडर से बाहर निकल आता है, ठीक है, दैट कम्स आउट ऑफ सिलेंडर और उसको फिर लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज किया जाता है। एंड केमिकल चेंज आ सकती है जब वो गैस बर्न होता है इन एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पर केमिकल चेंज आती है, ठीक है। How would you show that setting of a curd is a chemical change? आप कैसे बता सकते हो कि जो दही बनती है, दही जमती है, वो एक केमिकल चेंज? पढ़ाया है मैंने।
हाँ? दही को हम वापस नहीं ला सकते अपने फॉर्म में। वेरी गुड, क्योंकि वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक, ठीक है। एक नया सब्सटेंस तो बनता है, उसमें डिफरेंट टेस्ट आता है, स्मेल आता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स। एक वुड है, ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं तब हम कहते हैं इसका एक अलग मतलब एक चेंज आ गई, और जब हम उसी वुड को पीसेस में कट करते हैं हम तब कहते हैं कि एक और चेंज आई। यानी बर्निंग ऑफ वुड हम कहते हैं वो केमिकल चेंज है, और यहाँ से जब हम उसी वुड को टुकड़ों में करते हैं, पीसेस में करते हैं, हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है क्यों है, एक उसमें एक केमिकल है, एक समझ आया मेरा क्वेश्चन? मैम फिर से मेरा बोलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जब हम वुड को, देखो वुड है मेरे पास, मैं एक पीस ऑफ वुड को जलाती हूँ तब मैं कहूंगी इसमें केमिकल चेंज आई। दूसरा पीस ऑफ वुड है, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस करूंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूंगी ये फिजिकल चेंज आई। तो मैं उसमें क्यों कहूंगी उसमें केमिकल चेंज आई और इसमें कहूंगी फिजिकल चेंज आई? एक्सप्लेन करना मैम मैं बोलूं? है, बोलिए। मैम क्योंकि जब हम वुड को जलाते हैं वो ऐश में बदल हाँ, जाता वो है। convert ऐश होता को है, हम वापस वुड में नहीं ला। या हीट और लाइट भी उसमें प्रोड्यूस होती है ना। तो लेकिन Yes, जब हम यस ma'am. मैम। में काटते हैं उसको, वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस तो नहीं बना, ठीक है, सिर्फ हमने वुड ही उसके है। साइज को कम किया, रिड्यूस किया, ठीक है, बाकी तो वो सब्सटेंस सेम ही रहा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, जो कि हमने अभी किया। कैसे बनते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, हमने अभी बताया है। जब हम पानी में कॉपर सल्फेट डालते हैं फिर वो जब उसमें वो वाली स्टेज आती है जब वो डिजोल्व ही नहीं होता है पानी में, तो फिर जब वो फिर हम और एक चम्मच जब कॉपर सल्फेट की डालेंगे, जब वो बहुत देर तक ऐसे ही उबलता रहेगा और पानी उसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो फिर उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऐसे ही उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। थोड़ा आपने सही बोला, थोड़ा सा गलत बोला, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले जब हम बीकर लेते हैं उसमें पानी ऐड करते हैं, लेकिन बॉईल अभी तक नहीं किया। बॉइलिंग से पहले हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, उसके बाद उसको बॉईल करेंगे, ठीक है। बॉईल जब करेंगे तो उसके दौरान हम उसमें पाउडर्ड कॉपर सल्फेट डालेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक कि फर्दर उसमें डिजोल्व ना। उसके बाद जब बॉइलिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कूल डाउन करने के लिए रखेंगे कुछ टाइम। उसके बाद जब हम देखेंगे, तब वहां पर देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बने होंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आपको बताना है पेंटिंग जो हम आयरन गेट्स पर करते हैं उससे रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है। कल हम पढ़ा उससे था हमने। रस्टिंग से इसलिए बचाते हैं क्योंकि अगर हम उसको पेंट नहीं करेंगे उस आयरन के डोर को तो उस पर जो है रस्ट लग जाएगा, क्योंकि जो हवा में पोल्यूशन वगैरह जो होता है, तो या फिर मैं बोल सकती हूँ मॉइस्चराइजनेस होता है, वो उस पर लग जाता है और उसको रस्टिंग हो जाती है। तो जब हम उसको पेंट करते हैं तो फिर उस पर रस्ट नहीं जलता है, मतलब होता है, और जो आयरन होता है वो उससे प्रोटेक्ट रहता है, उसको रस्ट नहीं हो जाता है। यानी वो आयरन गेट को प्रिवेंट करता है किससे कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, वो उसको दूर रखता है। जब उसी की परत उस पर चढ़ गई तो आयरन दूर रह गया ना मॉइस्चर और ऑक्सीजन से, ठीक है, तो वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से आयरन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है रस्टिंग से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। रस्टिंग तो होती है हर जगह पर एक ऑब्जेक्ट की, लेकिन डेजर्ट से ज्यादा कोस्टल एरियाज में क्यों ज्यादा होती है रस्टिंग? क्योंकि वहां पर जो हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेजर्ट्स में। समझ आ रहा है?
जैसे कि हमने अडेप्टेशन चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर डेजर्ट्स में कैसा मौसम होता है, वहां की हवाएं कैसी होती है, ड्राई विंड्स होती है। तो कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है हवा में, जिसकी वजह से जितना ज्यादा मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उतना ही जो सब्सटेंस है वो रस्ट कर जाएगा, रस्टिंग आ जाएगी उस पे। तो इसीलिए कोस्टल एरियाज में ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो जल्दी जल्दी वहां पर रस्टिंग होती है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ ये आप खुद से करेंगे, ठीक है? और कल मुझे आप लोग ये दिखाएंगे कि आप लोगों ने क्या किया। अब मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कौन है वो? क्वेश्चन बुक नंबर पे है ना, 30। इसके बाद आते हैं जी 11 और समथिंग कुछ ऐसा ही, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ओके ठीक है, मैम। तो आप क्या करेंगे, आप रफ पे लिखेंगे, रफ नोटबुक पे खुद से ट्राई करेंगे। अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो, ठीक है? लेकिन खुद से ट्राई करो। समझ आया? ओके मैम। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम।